गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे और अपना इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम लोग पॉलिटी के टेस्ट सीरीज को संचालित कर रहे हैं, तो उसमें आप सभी लोग का बहुत स्वागत है। तो शानदार सेशन है जीएस पॉलिटी का। ये बेहतरीन आपको एमसीक्यूज यहाँ मिलते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो चलिए, तो पॉलिटी जीएस टेस्ट एमसीक्यू सीरीज है ये। आपकी यूपी पीसीएस 2022, आरओ 2021 मेंस और अन्य जो भी परीक्षाएं हैं आपकी, उन सभी में आपको पता है जीएस के पार्ट के रूप में पॉलिटी आती है। तो एक अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यहाँ पर जो है आपको देखने को आज मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन बिना किसी देरी के। उससे पहले अपना परिचय दे दूं आपको। मेरा नाम शांत शुक्ला है। मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूं। 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी और करंट अफेयर का सेशन में लेकर आता हूं। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉलिटी जीएस टेस्ट की हम लोग शुरुआत करते हैं, जो कि आपको यूपी पीसीएस और आरओ 2022 के लिए मिलता है। कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है? क्वेश्चन नंबर 1। कहां पर दल बदल विरोधी संबंधित उपबंध किया गया है? क्वेश्चन नंबर 1। एक बार क्या कहते हैं कि अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट ना आ रहा हो तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत आपको कमेंट कर देने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बहुत आसान, खैर ये वाला सवाल है। आंसर इसका आपका 10वीं अनुसूची में, ध्यान दीजिएगा। दल बदल विरोधी विषय का उपबंध जो किए गए हैं वो कहाँ किए गए हैं? 10वीं अनुसूची में आपके इसको शामिल किया गया और दल बदल से संबंधित जो विषय सभी है 10वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? कूट के माध्यम से देना है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चनों की अब जो है संख्या यूपी पीसीएस के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। तो आपको जो है खुद समझ के उत्तर देने का प्रयास करना है। क्या पूछा जा रहा है? संवैधानिक सरकार क्या है? सेशन को लाइक और शेयर प्लीज सब लोग जरूर कर दीजिए एक बार। इसे आप संवैधानिक सरकार कहते हैं। कूट के माध्यम से आपको ये उत्तर देना है। तो ऐसे में ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है आपका सी, यानी जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी नियंत्रण या प्रतिबंध लगाती है वो, और उसके साथ साथ जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्योंकि संविधान के तहत राज्य लोगों पर और लोगों के लिए राज्य पर प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है। यही लोकतंत्र और संवैधानिक सरकार की एक विशेषता होती है। राज्य के लिए अनिवार्य तथ्य हैं क्या? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, भूभाग। कोई राज्य स्टेट कब बनता है, क्या क्या चाहिए होता है उसके लिए? क्वेश्चन नंबर 3। राज्य के लिए अनिवार्य तथ्य में क्या क्या सम्मिलित है, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर है इसका डी, यानी कि जनसंख्या। एक राज्य होने के लिए, यानी राज्य का मतलब यहाँ पर ये नहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। राज्य मतलब स्टेट से है। स्टेट का मतलब होता है एक स्वतंत्र देश से। पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज बात करें तो राज्य के लिए एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, एक संप्रभु सरकार होनी चाहिए और एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। ये सभी तत्व मिलकर एक राज्य, राष्ट्र राज्य का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के चारों तत्व वैकल्पिक रूप से अनिवार्य होते हैं। यदि चारों तत्वों में एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। बताएं। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका भी आंसर क्या है आपका? जो पीछे चार तत्वों की बात की गई, 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता राज्य की वह सार्वभौम शक्ति है
जिससे वह किसी भी बाह्य अथवा आंतरिक निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या उत्तर है इसका? इसका आंसर है आपका सी। ध्यान दीजिए, एक और दो दोनों। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य। भाई जब अगर संप्रभुता ही नहीं है तो सारी बातें अपने आप में मिथक हो जाती हैं। और संप्रभुता राज्य की सार्वभौमिक शक्ति है जिससे वह किसी भी बाह्य अथवा आंतरिक निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र होता है। जब आपके पास संप्रभुता होगी तभी आप अपनी विदेश नीति और आंतरिक नीतियों के निर्णय ले पाओगे, अन्यथा नहीं। जैसे हम पहले जो गुलाम थे, भारत देश गुलाम था, तब क्या था, हम स्वतंत्र नहीं थे भारतीय होने के नाते कि हम अपने देश के आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों पर नियंत्रण कर सकें या निर्णय ले सकें। ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। किस लिए राज्य नहीं था? जो ब्रिटिश भारत में वायसराय का जो शासन था उसे राज्य नहीं माना गया। क्यों? निश्चित भूभाग के अभाव कारण, जनसंख्या के अभाव कारण, सरकार के अभाव कारण या संप्रभुता के अभाव कारण। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आंसर है आपका संप्रभुता के अभाव के कारण। मेनली क्या था, संप्रभुता नहीं थी, इसीलिए उसको एक राज्य की संज्ञा ब्रिटिश राज्य को के शासन को नहीं दी गई थी। भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता के कारण भारत में राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियां हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका में है। भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। कौन से कथन सही है राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में? क्वेश्चन नंबर 7। भारत की राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा जो है पढ़ने की आवश्यकता के कारण है? कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इसमें जो है आपके चारों स्टेटमेंट ही क्या है, सही है। ठीक है, चारों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य से अभिप्राय किसी समाज की राजनीतिक संरचना से है। राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। सरकार राज्य की मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या उत्तर है इसका? ध्यान दीजिएगा, तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं। यानी कि 1 2 3। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पूछा जा रहा है कि जो है किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता खुद जो है शासन करती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो हमारे लिए शासन करते हैं लोकसभा विधानसभा में बैठ के। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था में देखने को मिलती है स्विट्जरलैंड के संविधान में। ये तभी संभव है जब कम आबादी हो और भूभाग छोटा हो। निम्नलिखित में से सरकार के अंग के रूप में जाने जाते हैं न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 10।
सरकार के रूप में किसको किसको परिलक्षित किया जाता है एज अ गवर्नमेंट या सरकार? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ही जो हैं मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, यानी सरकार के अंग के रूप में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका स्वतंत्र अंग के रूप में काम करते हैं और सम्मिलित रूप से सरकार की संज्ञा दी जाती है इनको। निम्नलिखित में से किसे जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है? राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, राजनीति और स्थायी कार्यपालिका, न तो राजनीति और न ही स्थायी कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 11। निश्चित अवधि के लिए यानी कि 5 साल के लिए आप किसका चुनाव करते हैं? क्वेश्चन नंबर 11। तो आंसर है आपका, ध्यान दीजिएगा, आप राजनीतिक कार्यपालिका को चुनते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका कौन होती है? जो मंत्री हैं, जैसे आप चुनते हैं अपने लिए सांसद, विधायक, और वो क्या बनते हैं? किसी न किसी विभाग के मंत्री बनते हैं। तो ये जो मंत्री पद होता है, ये क्या होता है? ये होती है राजनीतिक कार्यपालिका, जो निश्चित समय यानी कि 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। और स्थायी कार्यपालिका क्या होते हैं? सरकारी कर्मचारी, जो आईएएस पीसीएस होते हैं। ठीक है, तो इनको आप चुनते तो है नहीं, इनका चयन होता है, एग्जाम के माध्यम से चुनते हैं। ये स्थायी माने जाते हैं क्योंकि ये एक निश्चित समय अवधि तक कार्य करते हैं, यानी कि लगभग रिटायरमेंट के समय तक, यानी 60 वर्षों तक अपने पद पर बने रहते हैं, 60 वर्षों की उम्र तक। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका का चयन विधायिका के सदस्यों में से होता है? अध्यक्षीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। किस कार्यपालिका का चयन विधायिका के सदस्यों में से होता है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दीजिएगा, आंसर है आपका संसदीय कार्यपालिका। ठीक है, संसदीय कार्यपालिका जो है वो चुनी जाती है कहां से? जो विधायिका के सदस्यों में से। मैंने जैसे बताया आप लोग को, इन्हें अस्थायी कार्यपालिका भी बोलते हैं। जो आप सदन में जिनका सांसद के रूप में चयन करते हैं, मतलब चुनते हैं चुनाव के माध्यम से, उनमें से ही संसदीय कार्यपालिका यानी कि मंत्रियों का एक समूह बनाया जाता है, और वो समूह ही क्या कहलाता है? अस्थायी या संसदीय कार्यपालिका। ठीक है, भारतीय शासन प्रणाली का स्वरूप है अध्यक्षीय, संसदीय, अध्यक्षीय और संसदीय दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में जो शासन प्रणाली है किस स्वरूप में संचालित हो रही है? दो प्रकार की संसदीय प्रणालियां पाई जाती हैं, दो प्रकार की प्रणालियां पाई जाती हैं वैश्विक स्तर पर, अध्यक्षीय और संसदीय। भारत में किस प्रकार की है, ये पूछा जा रहा है। आसान है, संसदीय प्रकार की प्रणाली। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या है इसका आंसर? आंसर आपका दोनों सही, 1 और 2 दोनों। देखिए, भारत में जो है मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सामूहिक रूप से किसी भी कृत्य के लिए मंत्रिमंडल जो होगा वो जिम्मेदार होगा, और ये जो उत्तरदायी होता है, ध्यान दीजिएगा, वो लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है, लोकसभा के प्रति होता है। मंत्रिमंडल कौन होता है? मंत्रियों का, वरिष्ठ मंत्रियों का, या कि श्रेष्ठ मंत्रियों के, जिसे कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, उनके समूह को मंत्रिमंडल बोला जाता है। और ये उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। यहां पर कभी कभी चालाकी से लोकसभा की जगह संसद लिख दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? उत्तर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका हमेशा कमजोर होती है तथा संसद की शक्ति बहुत अधिक होती है। उपरोक्त कथन के आधार पर कूट के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का डी। न तो एक न तो दो। भारत में एकात्मक शासन प्रणाली नहीं है, ठीक है। संघात्मक शासन प्रणाली है हमारे यहाँ पर। और संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका कमजोर नहीं होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र और मजबूत होती है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर भिन्न भिन्न व पृथक न्यायपालिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, इसका आंसर होगा केवल एक। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का मतलब हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था कुछ इस तरीके से पिरामिड शेप में, सबसे ऊपर है आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे वाले हिस्से पे है अन्य अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट, और उसके सबसे निचले स्तर पर आता है आपका हर जिले का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। ये है, और इसमें जो है ये स्वतंत्र चर के रूप में काम करते हैं। इसमें किसी राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर भिन्न भिन्न व पृथक न्यायपालिका नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था पाई जाती है। तो भिन्न भिन्न कैसे हो सकती है, ठीक है। भारत में संविधान के आधारभूत लक्षणों का निर्धारण करता है कौन? संसद, न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में संविधान के आधारभूत लक्षणों का निर्धारण करता कौन है? ध्यान दीजिएगा, न्यायालय। न्यायालय जो है इस मामले में शक्ति रखता है कि वो बताता है कि ये संविधान विभिन्न वादों और सुनवाइयों के माध्यम से कि ये जो है संविधान के आधारभूत लक्षण है, और इस पे संसद जो है किसी भी संशोधन के माध्यम से इसमें बदलाव नहीं कर सकती। भारत की विधि व्यवस्था मूलतः सकारात्मक विधि के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राकृतिक विधि के तत्वों को शामिल करती है। उपरोक्त कथन के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 18। आंसर है आपका सी। एक और दो, दोनों दोनों ही स्टेटमेंट जो है संदर्भ में सही है आपके। शक्तियों के पृथक्करण तथा मंत्री नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत मुख्यतः पाया जाता है कहां पर? क्वेश्चन नंबर 19। शक्तियों का पृथक्करण तथा नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस और सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत मुख्यतः कहां पर पाया जाता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर होगा आपका अमेरिकी शासन प्रणाली में। भारत में शक्तियों का पृथक्करण तो है, लेकिन नियंत्रण और संतुलन, चेक और बैलेंस वाला सिद्धांत हमारे यहाँ पर नहीं चलता है। सब स्वतंत्र है, अलग अलग कार्य अपना कर रहे होते हैं। कुछ हद तक भारत में सिद्धांत के रूप में, लेकिन व्यवहार में जरूर थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। जैसे कि न्यायपालिका क्या करती है, बेसिकली एक तरीके से कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को देखती है, चेक करती है, और गलत होने पर उनको निरस्त भी कर देती है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से कोई बात जो है संविधान में लिखी नहीं गई, इसलिए सिद्धांत में नहीं है, व्यवहार में है। भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका के भीतर से ही बनती है। भारतीय न्यायपालिका को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। कौन सा स्टेटमेंट सही? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या सही है इसका आंसर? एक और दो दोनों सही है। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन में भी वहां की जो विधायिका होती है उसी में से कुछ मंत्रियों को निकाल के, कुछ लोगों को निकाल के सांसदों को मंत्री पद दिया जाता है, और उसे ही क्या कहा जाता है? अस्थायी कार्यपालिका। इसी तरीके से भारत में भी व्यवस्था लागू है।
और भारत की जो न्यायपालिका है वो अमेरिका की न्यायपालिका से ही हमने क्या लिया है, जुडिशियल रिव्यू वाला जो कंसेप्ट लिया है, आर्टिकल 137, वो हमने कहां से लिया हुआ है, अमेरिका के संविधान से। निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में सत्ता की वैधता का स्रोत जनता स्वयं होती है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। इस शासन प्रणाली में सत्ता की वैधता का स्रोत जनता स्वयं होती है। तो क्या है इसका आंसर? लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता या जो शक्ति का स्रोत होती है खुद जनता स्वयं में ही होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का उदाहरण है। भारत में केंद्रीय विधानमंडल को दो सदनों से युक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22। भारत प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्या इसका आंसर क्या होगा? दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र मतलब कि हम हमारे यहाँ पर जैसे मैंने बताया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधि संसद और विधायिका में जाके क्या करते हैं, हमारे लिए नियम कानून और नीतियां बनाते हैं, इसे बोला था प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। तो है हमारा केंद्रीय विधानमंडल है, यानी कि संसद जिसे आप बोलते हैं, उसमें दो सदन है, बिल्कुल है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। आंसर है आपका इसमें डी, राजतंत्र संविधानवाद का सर्वोत्तम उदाहरण गलत है। समकालीन विश्व में अधिकांश देशों की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक ढांचे पर संचालित हो रही है, बिल्कुल ठीक है। तानाशाही व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति अथवा कभी कभी किसी एक गुट में हाथों में होती हैं, बिल्कुल सही है, जैसे तालिबान। धर्मतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार की वैधता धार्मिक ग्रंथों पर टिकी होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन राजतंत्र में नहीं बल्कि लोकतंत्र संविधानवाद का सर्वोत्तम उदाहरण अगर लिखा होता तो स्टेटमेंट सही हो जाता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधानवाद पर आधारित शासन को ही आमतौर पर विधि का शासन भी माना जाता है या कहा जाता है। कुलीन तंत्र में सामाजिक परंपराओं के आधार पर उच्च कुल के लोग राज्य की सत्ता अपने वर्ग तक सीमित कर लेते हैं। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपके सही है, एक और दो दोनों शब्द। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रणालियां संविधानवाद के दायरे में आती हैं। संविधानवाद एक विचारधारा है जिसमें संविधान या विधानों के निश्चित समुच्चय को सर्वोच्चता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान देना है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है।
मतलब लोकतांत्रिक प्रणालियां संविधानवाद के दायरे में आते हैं। बिल्कुल, अगर लोकतंत्र है तो निश्चित रूप से संविधान भी होगा और संविधान ही लोकतंत्र का निर्माण करता है। और संविधानवाद एक विचारधारा है जिसमें संविधान या विधान के निश्चित समुच्चय को सर्वोच्चता प्राप्त होती है। मतलब कि संविधान को सर्वोच्चता देना ही क्या है, आपका संविधानवाद है। मतलब हर चीज संविधान से संचालित होगी। भारतीय लोकतंत्र को आलोचनवाद भीड़तंत्र मोबोक्रेसी कहा जाता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 26। मेरे पीछे आ रहा होगा आपका ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, चलिए, जो इसका आंसर है वो आपको दिख रहा है, मैं आपका आंसर सीधे बता देता हूं। इसका आंसर है आपका सी। हमारे देश की जनता का मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर, प्राय पारंपरिक मान्यताओं तथा भगवानों के आभार के अनुरूप संचालित होता है, इसीलिए इसे मोबोक्रेसी के नाम से जो है कहा जाता है भारतीय लोकतंत्र। भारतीय राज्य व्यवस्था में निरंकुश तंत्र के लक्षण काफी कम दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि सरकार पर विपक्ष और जनमत का दबाव होता है, जनता को मूल अधिकार तथा न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। क्यों निरंकुशता कम क्यों दिखती है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में? क्वेश्चन नंबर 27। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है, ध्यान रखिएगा। सरकार पर विपक्ष और जनमत का दबाव होता है, इसलिए निरंकुश नहीं हो पाती है सरकार, और साथ साथ जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं, और न्यायपालिका सरकार द्वारा किए गए किसी कार्य का परीक्षण कर सकती है। इसे न्यायिक पुनरीक्षण के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 137 संविधान में प्रदत्त है। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन किस व्यवस्था को बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान दीजिएगा, संघात्मक व्यवस्था को जो है कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। मतलब कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते और सबके पास अपनी अपनी शक्तियां भी हैं, ऐसी पूरी व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहलाने, चलिए तो रिपीट हो गया। वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर होता है क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर होता है, तो क्या बोलते हैं? एकात्मक व्यवस्था। क्या कही जाती है? एकात्मक व्यवस्था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम वर्तमान में अमेरिकी संघ न होकर परिसंघ बन गया है। एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। कुछ नहीं आ रहा है आज, कोशिश कीजिए, आएगा। प्रैक्टिस ही तो बनाती है आदमी को। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का? ध्यान दीजिए, केवल दो। क्योंकि वर्तमान में अमेरिका संघ न होकर परिसंघ बन गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जैसा था वैसी व्यवस्था है। एकात्मक व्यवस्था को जो बोला जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, एकात्मक, और अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन बोला जाता है संघात्मक व्यवस्था। ठीक है। संघात्मक व्यवस्था की विशेषताओं में शामिल तत्व हैं राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों और दायित्व का स्पष्ट वितरण, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 32। संघात्मक व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 32।
तो क्या होगा 32 का उत्तर? एक बार सेशन को लाइक और शेयर सभी लोग जरूर कर दीजिए। 32 का उत्तर है आपका डी। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है संघात्मक व्यवस्था के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका या विधायिका के स्तर पर केंद्र और राज्यों में समानांतर ढांचा नहीं पाया जाता। एकात्मक व्यवस्था में राजनीतिक विकेंद्रीकरण केंद्र सरकार की प्रशासनिक कार्य योजना का परिणाम होता है, प्रांतों के अधिकारों का नहीं। क्वेश्चन नंबर 33। इसका आंसर होगा आपका डी। एक दो दोनों सही है। मतलब एकात्मक जो व्यवस्था होती है वहां में कार्यपालिका या विधायिका के जो स्तर होते हैं केंद्र और राज्यों में समानांतर ढांचा नहीं पाया जाता, अलग अलग होते हैं वहां पे। और एकात्मक व्यवस्था में जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण केंद्र सरकार की प्रशासनिक कार्य योजना का परिणाम होती है, प्रांतों के अधिकारों का नहीं। एकात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय शासन का स्वरूप सामान्यतः संघात्मक है किंतु संकट के समय एकात्मक हो जाता है। भारत की संघात्मक व्यवस्था ब्रिटेन के समान है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। तो क्या इसका आंसर होगा आपका? एक और दो दोनों कथन सकते हैं। जो भारत की शासन का स्वरूप है वो संघात्मक है। संघात्मक का मतलब मैंने आपको बताया कि जहां पर केंद्र और राज्य दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सह अस्तित्व के साथ रहते हैं, इस व्यवस्था को संघात्मक कहा जाता है। लेकिन संकट यानी कि आपातकालीन स्थितियों में क्या होता है? एकात्मक हो जाता है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, उसको शासन करने लगती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सब कुछ चलता है। जैसे कि आपने पिछले लॉकडाउन के समय देखा कि जो भी गाइडलाइंस आती थी उसके हिसाब से सभी राज्य कार्य करते थे। उसी के अनुरूप अगर आर्टिकल 352, 356 या 360 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपातकाल की स्थितियां जब उत्पन्न होती हैं, ऐसे में भी एकात्मक हो जाता है हमारा शासन व्यवस्था। और भारत की संघात्मक व्यवस्था कहां से ली हमने? ब्रिटेन से ली गई है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं में शामिल है कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में से होता है। कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का, दूसरा वास्तविक। और थर्ड स्टेटमेंट है शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत प्रभावी ढंग से पाया जाता है। चौथा है विधायिका का समर्थन खो देने पर सरकार भंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 35। संघात्मक व्यवस्था का ब्रिटेन की क्वीन से कोई लेना देना नहीं है। वो मतलब वहां पर हम अगर उसके उससे तुलना करेंगे ना मतलब, तो वो हुआ कि गणतंत्र नहीं है वो। ठीक है, क्योंकि वहां का जो हेड होता है वो क्या होता है, वो अनुवांशिक होता है। लेकिन वहां पर भी भारत जैसी ही व्यवस्था पाई जाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, दोनों साथ मिलकर अपनी अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऐसी व्यवस्था को मतलब बोला जाता है संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, क्वीन का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है तो हम हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं, और वहां के जो राजा या रानी हैं वो क्या होते हैं, अनुवांशिक होते हैं, इसलिए वो गणतंत्र नहीं है, हम गणतंत्र हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए इसका उत्तर है आपका 35 का सी। 1 2 4। कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से होता है। जैसा मैंने बताया आपको कि कार्यपालिका जो होती है वो कौन होती है, विधायिका में से ही कुछ मंत्रियों को लेकर छोटी अलग अलग समूह बनाए जाते हैं, जिसे मंत्री परिषद बोलते हैं। वही कार्यपालिका काम करते, तो उसमें से बनते हैं ये। दूसरा स्टेटमेंट का कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का, दूसरा वास्तविक। ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अरे सॉरी, ये सही है। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ऐसा होता है। ठीक है, कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का होता है, दूसरा वास्तविक। जैसे कि हमारे यहाँ पर है, राष्ट्रपति नाम मात्र के हैं और वास्तविक कार्यपालिका किसके नियंत्रण में रहती है? प्रधानमंत्री के। और तीसरा क्या, शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत प्रभावी ढंग से पाया जाता है। ठीक है,
तो ये वाला स्टेटमेंट जो है गड़बड़ है थोड़ा सा। एक मिनट, सॉरी, ये भी स्टेटमेंट सही है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आपका डी वाला उत्तर सही है, इसका सभी स्टेटमेंट्स के सही है, ठीक है। विधायिका का अगर समर्थन खो देती तो क्या होती, सरकार भंग हो जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार पर हमेशा अस्थिरता का खतरा छाया रहता है। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार पर बहुमत का खतरा नहीं रहता तथा वह निश्चित कार्यकाल तक कार्य करने में सक्षम रहती है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्या होगा 36 का उत्तर समझ के देने का प्रयास कीजिए। देखिए, का जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 36 का, वो है डी, न तो एक न तो दो। क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में हमेशा अस्थिरता का खतरा छाया रहता है। गलत, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाकायदा इम्पीचमेंट लाके तब खत्म किया जाता है। और लिखा है कि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का पर बहुमत का खतरा नहीं रहता और निश्चित कार्यकाल नहीं भाई, बहुमत अगर खो देते हैं तो सरकार गिर जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष का चयन विधानमंडल के सदस्यों द्वारा होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति पर यह बाध्यता होती है कि वह विधायिका के सदस्यों से ही अपने मंत्रिमंडल का चयन करे। 37 सही। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें भी क्या है, आपके दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष का चयन विधानमंडल के सदस्यों में होता नहीं, वो अलग से एक व्यवस्था, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यता होती है कि विधायिका के सदस्यों में से अपने मंत्रिमंडल का चयन करें, नहीं, अलग से भी बन जाते हैं वहां पर। हालांकि हम लोग यहाँ सिस्टम नहीं है ये वाला। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संबंध में असत्य है, तो छोड़ दीजिए। संवैधानिक राजतंत्र की प्रणाली कब प्रारंभ हुई? क्वेश्चन नंबर 40। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली कब से प्रारंभ मानी जाती है? देखिए, इसको कब माना जाता है, इंग्लैंड में जो रक्तहीन क्रांति हुई थी उसको, ठीक है, उसके बाद से मानी जाती है संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अनअकैडमी पर ऐप पर कैसे पहुंचना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करना है। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपी पीएससी यूपी ट्रेलर से आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगी। इन फ्री क्लासेस टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड PS10 यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट और साथ साथ फ्री क्लासेस अनलॉक करने के लिए रिफरल कोड मेरा यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का, एक्सेस मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागोगी एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। एक विजेता नामक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है जिसके माध्यम से हर संडे को आप पार्टिसिपेट करके इसमें रैंक 1 से लेकर 25 तक के बच्चे 100% स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी के किसी भी कोर्स का। 16 फरवरी से ये बैच जो है सारथी नामक जो है शुरू हो रहा है पीसीएस 2022 के लिए। इसको आप लोग जो है ज्वाइन करके अपनी पीसीएस 2022 की तैयारी कर सकते हैं। इसी क्रम में 13 से 16 फरवरी फ्री मिनी सीरीज का संचालन किया जा रहा है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए। ये फ्री मेंस के लिए टेस्ट सीरीज का संचालन किया जा रहा है, इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज है यूपी पीसीएस 2021 के लिए। ये देखिए बहुत शानदार ऑफर उन बच्चों के लिए जो लोग यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम जो होने वाला है मार्च में, उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए जो है अनअकैडमी ने एक अलग सब्सक्रिप्शन निकाल दिया है। मात्र 900 रुपए महीने में आप इसको ले सकते हैं और इसमें सारे बेहतरीन टीचर्स आपको इसका क्या कहते हैं अलग अलग टॉपिक कवर अप कराएंगे, जो कि वीडियो की काफी अच्छा पद होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास तैयारी का, आप एक महीने 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसको भी लेने के लिए आप रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके तैयारी को अपने आगे बढ़ा सकते हैं।
तो ये ले लीजिएगा। देखिए 1 महीने की फीस 900 रुपए है, 3 महीने वाला कोर्स लेंगे 2250 रुपए वाला। 3 महीने ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है मार्च में हो या अप्रैल में भी, गारंटी नहीं है। लेकिन आप इसको लेके तैयारी को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए रेफरल कोड है मेरा कोड PS10 आप यूज़ करिएगा। बैच कोर्सेज़ की अगर बात करें, तो मेंस के लिए जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का संचालन किया जा रहा है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं पीसीएस मेंस के लिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और हिंदी लिटरेचर का सब्जेक्ट मिलता है। इसी क्रम में पीसीएस 2023 के लिए बैच शुरू किया जा चुका है, फाउंडेशन बैच है ये। और एक नया पीसीएस 2022 के लिए बैच 11 फरवरी शुरू किया जा चुका है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक में टीचर्स मिलकर आपको बेहतरीन सेशन उपलब्ध कराते हैं पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए। उसके साथ साथ 16 फरवरी से भी एक नया बैच शुरू हो रहा है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बेहतरीन फैकल्टी आपको इसके लिए यहाँ पर मिलती है। ये 11 फरवरी को 4 बजे ओरिएंटेशन बैच है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ मेंस के लिए जो बैच है 2 फरवरी से है, इसमें आपको पॉलिटी का सेशन मेरा चल रहा है। पॉलिटी तो हर जगह कंबाइंड होती है, पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी पॉलिटी कर सकते हैं यहाँ पे मेरे साथ। और आरओ मेंस के लिए शाम 6:30 बजे प्लस पर ये क्लास उपलब्ध है मेरी। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है आपका सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, लेखपाल, बी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए हमें अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा। तो बताओ, सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारी सारी चीजें मिलती है, अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फीस की अगर हम बात करें तो 24 महीने की फीस 13,600 रुपए है, 12 महीने की फीस 9,350 रुपए है। और यहाँ पे आप रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। 24 महीने की फीस 12,240, 1 साल की फीस 8,415, 6 महीने की फीस 6,885, मंथली ऑप्शन के साथ भी इसको आप ले सकते हैं। रेफरल कोड PS10 याद रखिएगा। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है बिहार यूपी कंबाइंड तैयारी करने के लिए, इसको आप साथ में लेके बिहार और यूपी की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। मार्क्स बाउंड्री कार्यक्रम, किसी वीडियो की शिकायत है तो शिकायत अपन अकेडमी को कर सकते हैं। संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है कहां से? क्वेश्चन नंबर 41। संविधानवाद की शुरुआत कहां से मानी जाती है? संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है ब्रिटेन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा हम लोग हिसाब से नहीं, इसको छोड़। कुछ क्वेश्चन थोड़े से हट के बन गए हैं, थोड़ा ज्यादा कठिन हो जा रहे हैं, यूपीएससी टाइप जैसे, छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यदि कोई नागरिक या नागरिकों का समूह इसे नए कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप स्वयं तैयार करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 46। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, हमने बताया इस प्रकार से दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, और जैसा स्विट्जरलैंड में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखने को मिलता है। इस पूरी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 46। तो इसको बोलते हैं पहल, इनिशिएटिव कहा जाता है इसको, ठीक है। पहल इनिशिएटिव के नाम से जो है इसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? पहल, वापस बुलाने का अधिकार, जनमत संग्रह। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कौन सी विशेषताएं हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? ये तीनों ही विशेषताएं क्या हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, आपको देखने को। पहल, वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल, और जनमत संग्रह, ये तीनों ही अधिकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता को मिले हुए रहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादी लोकतंत्र व्यक्ति तथा उसकी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानता है। उदारवादी लोकतंत्र इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्णय स्वयं ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए इसमें जो है दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। उदारवादी लोकतंत्र व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण महत्व देता है, और ये मानता है कि अपने बारे में व्यक्ति स्वयं निर्णय अच्छा ले सकता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? एक गलत है, इसमें से पढ़ के दीजिए उत्तर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50।
देखिए इसमें आपका जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है। समाजवादी लोकतंत्र के समर्थक लोक कल्याणकार राज्य का समर्थन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। समाजवादी लोकतंत्र के समर्थक संरक्षणात्मक भेदभाव व सामाजिक न्याय का समर्थन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है कि समाजवादी लोकतंत्र की मान्यता है कि आर्थिक असमानता लाने के लिए, जो आर्थिक समानता है उसे लाने के लिए हिंसक क्रांति का सहारा लेना तर्कसंगत गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मार्क्सवाद मानता है, ना कि समाजवाद। ठीक। भारत सैद्धांतिक तौर पर समाजवाद लोकतंत्र का समर्थक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये अहिंसक क्रांति की जो बात होती है आर्थिक समानता लाने के लिए, वो मार्क्सवाद का कंसेप्ट है, न कि समाजवाद का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश प्रणाली द्विदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधि उदाहरण है। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी का संबंध ब्रिटेन से है। क्वेश्चन नंबर 51। तो इसमें क्या है, आपके दोनों ही कथन सही हैं। यही से जो है द्विदलीय प्रणाली या टू पार्टी सिस्टम की शुरुआत या देखी जा सकती है व्यवस्था की, दो ही पार्टियां होती हैं। तो ये ब्रिटेन की देन है, और इसी प्रकार लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन की दो प्रमुख पार्टियां हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है। भारत के संविधान में बहुदलीय लोकतंत्र का स्पष्ट उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आंसर आपका है केवल एक। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र बिल्कुल सही बात है, लेकिन संविधान में बहुदलीय लोकतंत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो केवल स्टेटमेंट ए यानी नंबर 1 सही है, बाकी दूसरा गलत है। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निष्ठ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा भारत की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 53 पहले भी मैंने कराया है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये आप लोग को। तो ध्यान दीजिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, हमारे यहाँ आर्थिक न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात नहीं की। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की 3 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। न्याय जो है आर्थिक न्याय की बात की गई, न कि स्वतंत्रता। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित होता है? कहाँ से है? ये में कल्याणकारी राज्य है भारत, अगर इसके संदर्भ में देखें तो हमें कहाँ से मिलता है? ये क्वेश्चन नंबर 54। तो की भावना हमें दिखाई देती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से। भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? क्वेश्चन नंबर 55। आर्थिक न्याय संविधान में कहां पर उल्लिखित है? तो ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है आपका बी। उद्देशिका और डीपीएसपी में ना आर्थिक न्याय के उपबंध जो है आपको देखने को मिलते हैं। आर्थिक न्याय जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन आपको डीपीएसपी में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आर्थिक न्याय शब्दावली का जो स्पष्ट उल्लेख भी हमें उद्देशिका में देखने को मिलता है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 56। नंबर 56 का उत्तर है आपका सी यानी 245 यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष राज्य से आशय है कि, इसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य। तो आपने सुना हम पंथ निरपेक्ष हैं, सुनते हैं आप लोग। पंथ निरपेक्ष किसे बोला जाता है?
ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है आपका 1, 2, 3 तीनों सही। यानी कि यह किसी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं देता, जैसे भारत में है। अपने नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करता, ठीक है? आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए। राजकीय कार्यों के भीतर धर्म के प्रभाव को अस्वीकार करता है, मतलब कि वहां पर धर्म के आधार पर कोई भी सरकारी या राजकीय कार्य नहीं संपादित होगा। इन सभी कंसेप्ट को मिला के बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि सेकुलर स्टेट। भारत एक गणराज्य है क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 58। भारत एक गणराज्य है क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 58। क्यों हम, आप कहते हैं ना हम गणतंत्र हैं, आखिर क्यों गणतंत्र हैं? गणतंत्र मतलब होता क्या है? लोकतंत्र तो पता है आपको कि भाई जहां पर लोगों का शासन से लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है? तो हम गणतंत्र या गणराज्य हैं क्यों? क्वेश्चन नंबर 58 का उत्तर देखिए, उत्तर है आपका सी, यानी कि 1 और 2। यहाँ के नागरिक किसी भी पद पर आसीन होने की अर्हता रखते हैं। पहली बात, ये व्यवस्था जब होती है तब क्या होते हैं? गणतंत्र, यानी कि गणों का तंत्र, लोगों का गणतंत्र, मतलब गण, जैसे आप चाहें एक आम व्यक्ति भी किसी भी पद पर आसीन हो सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है, ठीक है? जैसे अब ये नहीं कि राष्ट्रपति के लिए कुछ गिनती के लोग होंगे वही राष्ट्रपति बनेंगे, आप भी बन सकते हैं अगर आप निश्चितार्थाओं को पूरा करते हैं, भारत के नागरिक हैं, 30 साल से उम्र आपकी अधिक है, ठीक है, तो आप बन सकते हैं। दूसरी बात कहा जा रहा है कि यहाँ का जो राज्याध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति हमारे, वो जनता के द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो हम अपने लिए सांसद चुनते हैं और हमारे सांसद विधायक जो होते हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति हमारे लिए चुनते हैं। तो हमारा राज्य का अध्यक्ष जो है वो भी कैसे? जनता के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? कि हम गणतंत्र हैं। इसीलिए ब्रिटेन जो है लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर राजा का जो पद है आनुवांशिक है, वो एक निश्चित खानदान के लोग ही वहां पर स्थापित हो सकते हैं, इसीलिए वहां पर ये दोनों ही व्यवस्थाएं नहीं पाई जाती। इसलिए ब्रिटेन लोकतंत्र तो है, गणतंत्र नहीं है। भारत लोकतंत्र के साथ गणतंत्र भी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय के अंतर्गत समाविष्ट तत्व कौन से हैं? जो न्याय है, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, ध्यान दीजिएगा, आंसर है इसका आपका डी, 1, 2, 3, 4 सभी। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों को दिया जाने वाला आरक्षण न्याय के अंतर्गत आता है। महिलाओं को दिए जाने वाला आरक्षण, ये भी जो न्याय है उसके ही अंतर्गत सम्मिलित है। वयस्क मताधिकार के साथ साथ वंचित वर्गों के लिए राजनीतिक आरक्षण, ये भी क्या है? सामाजिक न्याय की कैटेगरी में आता है। और आर्थिक संसाधनों का समान वितरण, ये आर्थिक न्याय के अंतर्गत आता है। तो जो हमारी प्रस्तावना में न्याय है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। भारतीय संविधान को स्वीकार करने की तिथि क्या है? क्वेश्चन नंबर 60। आसान क्वेश्चन है ये। एक बार सेशन को लाइक शेयर प्लीज कर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 60। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना हो, रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड PS10 आप प्रयोग कर सकते हैं, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। और साथ साथ में यहाँ पर आपको 12 महीने कोर्स पे 2 एक्स्ट्रा महीने सब्सक्रिप्शन और 24 महीने कोर्स पे 3 एक्स्ट्रा महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। तब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर है आपका 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका आंसर है आपका 1, 2, 3 तीनों ही सही है। इस संविधान का अंग है, बिल्कुल सही बात है। ये ना तो विधायिका को कोई विशेष शक्ति प्रदान करती है, न ही उस पर कोई सीमा आरोपित करती है, बिल्कुल सही बात है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराई जा सकती, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। चौथा कह रहा है, ये स्टेटमेंट यहां से आ गया चौथा वाला, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई, गलत है। इसका जिक्र जो है आर्टिकल 137 में किया गया, ना कि प्रस्तावना, ठीक है। तो बाकी 3 स्टेटमेंट इसके सही है। संविधान के मूल ढांचे को निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? मैंने बता दिया पहले ही,
क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पास है, समय समय पर विभिन्न वादों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मूल ढांचे का कंसेप्ट जो है देता रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 63। तो क्या होगा इसका आंसर? ध्यान दीजिएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 63 क्यों? संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है यदि उसे मूल ढांचा प्रभावित हो रहा हो। बिल्कुल सही है। ठीक है। इसमें लिख रहा है कौन सा सत्य है कथन। ठीक है, आप ध्यान देना इस बात को। लिखा है संविधान में संशोधन को चुनौती नहीं दी जा सकती। गलत बात है, ऐसा नहीं है। मूल ढांचे को देखने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय का है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह पर भी ऐसा करता बिल्कुल ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए स्वतंत्र है और उसके लिए राष्ट्रपति की सलाह की आवश्यकता नहीं। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, यह प्रश्न सर्वप्रथम किस वाद में आया था? क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। प्रस्तावना संविधान का भाग है नहीं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पेरूबारी वर्सेस यूनियन वाद में जो है सामने आया था सुप्रीम कोर्ट के। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? क्वेश्चन नंबर 65। अब तक कुल कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है? तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार अभी संशोधन हुआ है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। ठीक। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। तो उत्तर क्या है आपका? आर्टिकल 21। प्राणोद्योग स्वतंत्रता जो है आपकी, उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया हुआ है, किसी के तहत कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने लिए जीवन साथी का चुनाव कर सकता है। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था के रूप में स्वीकार करेंगे? क्वेश्चन नंबर 67। वह कंसेप्चुअल है, पॉलिटिकल हो गया। तो नियंत्रण का अभाव तो छोड़ भी सकते हैं। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 68। निजता का अधिकार, कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की संज्ञा रखी, दी उसको। तो किस को मिलाकर इसको हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि निजता का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 21 के भाग 3 में गारंटी की जो स्वतंत्रता दी गई है, उसके आधार पर इसको निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है इसका आपका सी, 1 2 4। शक्तियों का परिसीमन करना। ठीक है। विधि के समक्ष समता, यानी सब लोग समान है विधि के सामने। शक्तियों का परिसीमन मतलब है शक्ति आपको स्वतंत्रता देती है, लेकिन असीमित नहीं है आपकी। ठीक है। न्याय मतलब संसद से, संविधान से ऊपर नहीं हो सकते आप। स्वतंत्र और नागरिक अधिकार, ये जो तीनों चीजें हैं, यही आपके मिलती हैं आपको विधि के शासन के माध्यम से। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये लोकतंत्र का
समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि, क्वेश्चन नंबर 70, समानता का निहितार्थ अगर निकालना हो एक शब्द में तो क्या कहेंगे? तो इसका मतलब है विशेषाधिकारों का, यानी कि अभाव है। भाई विशेषाधिकार अगर हो जाएंगे किसी व्यक्ति के, समानता का भाव कैसे रह जाएगा? नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि विशेषाधिकार, अवरोधों का अभाव नहीं, प्रतिस्पर्धा का अभाव नहीं, विचारधारा का अभाव नहीं, ठीक है। तो विशेषाधिकारों का अभाव रहता है, यानी सबको समान रूप से देखा जाता है, किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाता। कुछ एक्सेप्शन जरूर है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर विधि की समानता है, समाज में समानता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? क्वेश्चन नंबर 71। मतलब ये हुआ कि विशेषाधिकार का अभाव, मतलब अगर आप और मैं संविधान या कानून की दृष्टि से समान तभी हैं जब आपको और मुझे, आप में से, हम दोनों में से किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। अगर मान लीजिए कोई विशेषाधिकार आपको दे दिया जाए कि नहीं भाई इसी सेम गलती के लिए मुझे सजा मिलेगी और आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप विशेष हैं, ठीक है, क्योंकि आप विशेष हैं, तो क्या तब समानता कैसे आ पाएगी समाज में? तो विशेषाधिकारों का अभाव ही समाज में समानता को लाता है, ठीक है। आ गया क्लियर? अगर हम दोनों में से किसी एक को विशेष दर्जा मिल जाएगा, या किसी चार लोगों में से किसी एक आदमी को विशेष दर्जा दिया जाने लगे, उसके संग विशिष्ट व्यवहार होने लगे, तो समाज में समानता नहीं रह जाएगी। तो सब लोग विधि के सामने समान हैं। अगर आप खून करते हो या मैं खून करता हूं, किसी को मर्डर करते हैं, तो सजा बराबर मिलेगी, ठीक है। इसी को ही समानता बोला जाता है। आपके लिए कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाएगा, मेरे लिए कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाएगा, इसी को कहा गया समाज में समानता। बताएं क्वेश्चन नंबर 71 का उत्तर ध्यान दीजिएगा। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। जो आपको अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार चाहे कानूनी अधिकार, वो क्या है? मतलब कि आप राज्य यानी भारत के विरुद्ध जो है उसको मांग सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से। ये स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गड़बड़ है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72। ध्यान दीजिएगा, आंसर है विधिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे विधिक अधिकार माना है। हालांकि लोक सेवा आयोग इसका उत्तर ये भी मानता है, क्योंकि इसका वर्णन आर्टिकल 326 में भी है, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या माना है? विधिक अधिकार माना है। तो आंसर, मोस्ट सुटेबल आंसर इसका विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 72। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पित है? हाँ, लीगल राइट है। क्वेश्चन नंबर 73। स्वागत है। बताएं क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछा जाए? भारत के संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो उसका आंसर क्या होगा आपका? 73 का सी, 1 और 4। शोषण में जो शामिल है आपका, भारत मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध करेगा, और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन पर निषेध होगा। ये जो है आपके क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए। अस्पृश्यता जो है आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, आर्टिकल 17। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है आपका आर्टिकल 29-30 के अंतर्गत आता है, जो कि आपका सांस्कृतिक अधिकार है, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, मानव अधिकारों की व्यापक दृष्टिकोण या उद्घोषणा के अंतर्गत उपरोक्त में से कौन सा से अधिकार मानव अधिकार अधिकारों में आता है, आते हैं? क्वेश्चन नंबर 74। जो मानव अधिकारों की व्यापक घोषणा की गई है उसमें कौन कौन से सम्मिलित है, ये पूछा जा रहा है।
देखिए सारे क्वेश्चन ये पीसीएस और आरओ लेवल के हैं, मैं उसी को करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको हो सकता है वनडे एग्जाम में ना मिले, लेकिन पीसीएस में अब क्वेश्चनों का लेवल इस तरीके का आने लगा है। आप लोगों ने पीसीएस 21 और आरओ 21 की परीक्षा दी होगी, पेपर देखा होगा, तो ये आप लोग को स्पष्ट अनुभव हो गया होगा। अब जो है मामला वैसा नहीं रह गया सीधा सीधा वाला, तो आपको जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअल तरीके से भी पॉलिटी को करनी पड़ेगी, और उसी क्रम में मैं यहाँ पे डिटेल्ड पॉलिटी करा रहा हूँ थ्योरेटिकल वे में, और साथ में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों से करा रहा हूँ, रटे घटे रटे से सवाल नहीं। आंसर है 1 2 3 तीनों चाहिए। देखिए जो सार्वभौमिक मानवाधिकार है उसमें ये सभी चीजें सम्मिलित की गई हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने का बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। अच्छा सवाल, कंसेप्चुअल सवाल। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल दो। ध्यान दीजिएगा कि भारत में 75, ठीक है। कौन सा सही है? भारत में संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया, बिल्कुल किसी प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया। अगर हम ये स्टेटमेंट देखें कि महिलाओं के लिए समान नहीं, तो डीपीएसपी में जो है इसका प्रावधान आपके किया गया है, तो ये गलत हो जाता है और ये स्टेटमेंट आपका सही था नहीं। केवल दो स्टेटमेंट आपका सही है। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 76। 104वां संविधान संशोधन, देखिए 104वां संविधान संशोधन संबंधित था आपका निजी शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान किया गया, यानी कि ओबीसी को जो है कोटा प्रदान के संदर्भ में ये है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 77, पढ़ के समझ के तो उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 2 3 4 सभी, यानी कि मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। ठीक, क्यों? जैसा आप लोगों को पता है कि पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार था, उसे हटा के कानूनी अधिकार कर दिया गया। ये भारतीय संविधान द्वारा रक्षित और प्रवृत्त होते हैं, बिल्कुल। आर्टिकल 32 और 226 का प्रावधान संविधान में किया गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इनकी रक्षा करेगा। ये आत्यांतिक नहीं है, अपितु इन पर युक्तियुक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल। आर्टिकल 358 और 359 का प्रयोग करके जब आपातकाल लगा हो तो इन पर क्या होता है, नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। ये अधिकार वे आधारभूत स्थितियां उत्पन्न करते हैं जो व्यक्ति को पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। अगर आपको मूल अधिकार नहीं मिलेगा तो आपके अंदर ये विकास जो होंगे, मानसिक विकास, भौतिक विकास, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके ऊपर प्रतिबंध होंगे। ठीक है, तो सभी स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा मूल अधिकार नहीं है पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा, बी। इन तीनों में से कोई सा भी मूल अधिकार नहीं है। उपभोक्ता अधिकार लीगल राइट है, संपत्ति का अधिकार भी लीगल राइट है, वाणिज्य और व्यापार ये एक कानूनी अधिकार है आर्टिकल 301 के माध्यम से, ठीक है, संवैधानिक अधिकार, सॉरी, लेकिन संवैधानिक तो है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। संबंधित देश की राज्य व्यवस्थाओं के स्वरूप के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 79, फुट के माध्यम से देना आपको उत्तर। तो क्या होगा इसका आंसर? एक और दो दोनों। मूल अधिकार नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी। ठीक, बिल्कुल सही बात है। मूल अधिकार नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं, दोनों ही प्रवृत्तियां इसमें पाई जाती हैं। मूल अधिकार का स्वरूप प्राकृतिक अधिकारों की तरह भी हो सकता है और सामान्यतः कानूनी अधिकारों की
तरह भी हो सकता है, ठीक है? बिल्कुल ये भी सही है। जैसे कि इसको थोड़ा समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक अधिकार क्या है आपके? सबके लिए समान व्यवहार। ये क्या है? प्राकृतिक अधिकार ही तो है सबका, ठीक है? समानता तो आर्टिकल 17 का प्रयोग किया गया है। नकारात्मक जैसे कि कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं मूल अधिकारों के माध्यम से, ठीक? और उसके साथ-साथ कुछ वर्गों को आरक्षण दिया जाता है, कुछ को नहीं दिया जाता। दोनों प्रवृत्तियाँ इसमें पाई जाती हैं। भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकताओं के पीछे निहित कारण हो सकते हैं क्या? क्यों दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 80। तो क्या आंसर है इसका? आपका 1 और 2 दोनों। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होता है, जिसका प्रयोग करते हुए सरकार मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून बना सकती है। तो इसीलिए मूल अधिकार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट उसका संरक्षक बना हुआ है। एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है भविष्य में कि संसदीय शासन में कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होता है, तो वो क्या कर सकती है, कभी चाहे तो इसको बदल दे। तो इसलिए आपको जो है संरक्षण दिया गया हुआ है। बहुसंख्यक लोगों के दबाव में सरकार अल्पसंख्यक वर्गों के संदर्भ में विभेदकारी कानून बना सकती है। इन दोनों की रक्षा के लिए क्या है, मूल अधिकारों दिए गए हैं और उसके पालन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जिम्मेदार बनाया गया है आर्टिकल 32 और 226 के बाद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 81। कौन सा सही है पूछा जाए? देखिए, आंसर है आपका केवल एक। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया, बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 51 तक मूल अधिकार नहीं, 12 से 35 तक जो है आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। 36 से आपका डीपीएसपी शुरू हो जाता है, तो 51 गलत है, ठीक है? केवल एक सही। मैच कराने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82। एक तरफ मूल अधिकार दिए हुए हैं, एक तरफ उनके नंबर दिए गए हैं, इसके माध्यम से क्या कूट निकलेगा? नंबर 82। तो आंसर है आपका बी, यानी कि ए का 2। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के मध्य दिया हुआ है। बी का 1 है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में दिए गए हैं। सी का 4 दिया है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार 1922 के बीच में सम्मिलित है, और समता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 से 18 के मध्य से, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, पढ़ें इसको। क्वेश्चन नंबर 83। कौन सा सही पूछा जा रहा है? इसमें केवल आपका क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या है आपका? केवल 3 सही है, बाकी सब गलत है। ठीक, 6 वर्ग रह गए, बाकी सब गलत। यहाँ पर भी आपको मैच कराने वाला क्वेश्चन है 84। इसी फॉर्मेट में आपको पीसीएस में क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, मैच वाले, कथन कारण वाले और कूट वाले। क्वेश्चन नंबर 84। आंसर क्या है? देखिए डी। तो A4 यानी कि उपाधियों का अंत किसके माध्यम से होता है? आर्टिकल 18 के माध्यम। 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, शिक्षा और सैन्य को छोड़ के। बी क्या कह रहे हैं? 3 अस्पृश्यता आर्टिकल 17 के माध्यम से रोकी गई है संविधान में। सी बोल रहा है 1, यानी कि धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आर्टिकल 15 में किया गया है, और लोक नियोजन में अवसर की समानता देता है आपका आर्टिकल 16। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 85। आर्टिकल 19। तो आंसर है आपका 124, यानी कि आर्टिकल 19 में भारत में कहीं भी आवास संचरण का अधिकार दिया गया है आपको। संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। विधि की समानता जो है आर्टिकल 13 में है आपकी, न कि में। ठीक है।
19 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 86। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 86 का क्या हो जाएगा आपका? डी। यहाँ पलट दिया गया एक दूसरे से। ये जो बात आर्टिकल 22 में लिखी गई है वो ये है, और आर्टिकल 20 वाली बात ये है। ठीक है, ये दोनों ही गड़बड़ है, वो सही कर लीजिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन कहां पे किया गया? आर्टिकल 21 में आपका। ठीक है, अनुच्छेद 21 क के तहत प्राथमिक शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित आयु वर्ग क्या है? क्वेश्चन नंबर 88। आर्टिकल 21 का जो बाद में जोड़ा गया उसके लिए आयु वर्ग है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। पहले यह प्रावधान डीपीएसपी में था, उसको आर्टिकल 21 क में समाहित करते हुए एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, और अब जो डीपीएसपी में है वो 0 से 6 वर्ष वहां पर शामिल कर दिया गया। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 का प्रावधान क्या है? क्वेश्चन नंबर 89। 89 संदर्भ में प्रावधान करता है, ध्यान दीजिएगा, केवल दो, यानी कि मानव के दुर्व्यापार, बलात्क्रम और बेगार पर प्रतिषेध लगाता है आर्टिकल 23, कारखानों आदि बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध आर्टिकल 24 लगाता है। तो 23 किससे संबंधित है? इससे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उचित उत्तर का चयन करना है। नंबर 90, ध्यान दीजिएगा, आंसर है आपका केवल एक। किसी धर्म की अभिवृत्ति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान में है। बिल्कुल है। ठीक, अनुच्छेद 27 कुछ शिक्षण संस्थाओं के धार्मिक शिक्षा उपासना की देता नहीं, ये जो है आपका 29 में है। ठीक है, तो इसलिए आपका केवल एक सही है, बाकी गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 91। तो इसमें आपका केवल दो सही है। कह रहा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 के तहत संविधान उपचार अधिकार प्राप्त है, गलत है। आर्टिकल 32 के तहत प्राप्त है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी गई है, बिल्कुल दी गई है। ठीक है, केवल दो सही है। सेना विधि, मार्टियल लॉ लागू करने के लिए या मिलिट्री लॉ लागू करने की स्थिति मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 92। तो किसको दी गई है? सेना विधि के संदर्भ में मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, ध्यान रखिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से कौन सा कथन सही है उसका चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 का उत्तर क्या होगा? आपका सी है, यानी भाग 3 में राज्य को जो है परिभाषित किया गया है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 जो है आपका राज्य को परिभाषित करता है, राज्य की परिधि में कौन कौन आते हैं। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान संविधान पूर्व या संविधान पश्चात निर्मित अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा गारंटी देता है। बिल्कुल सही बात है। ये बात कही गई है कि गारंटी किसके माध्यम से दिया जा रहा है? आर्टिकल 32 के माध्यम से। ठीक है, और 226 के। संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों को अधिकार से संबंध रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 94, कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करना है आपको। नंबर 94। तो 94 का उत्तर है आपका ए, 1 और 3, यानी कि 15, 16 और 29, 30 ये जो है भारतीय नागरिकों को ही अधिकार देते हैं, बाकी
17, 29, 19, 31 ये जो है सभी को प्राप्त है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प भारत में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों से संबंध रखता है? क्वेश्चन नंबर 95। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 95 का, ये है आपका डी, यानी कि 3, 4, यानी 20, 21, 22 और 23, 24, 26 ये जो है सभी को, नागरिकों गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त। 96 दो स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही है? पढ़ें, पढ़ने के बाद उत्तर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 96, देखिए उत्तर है आपका सी, यानी दोनों सही है। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारी को निलंबन या निर्बंधन का कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं है। भारत की लिखा संविधान में ऐसी परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख है जब मूल अधिकारों को निलंबन या निर्बंधन किया जा सकता है, आर्टिकल 358 और 359 के माध्यम, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव कीजिए। नंबर 97। तो इसमें जो होगा उत्तर आपका क्या होगा? दोनों। यदि भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो तो संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों को पूर्णतः या अंततः निर्बाध आरोपित कर सकती है। आपने भी देखा होगा नागालैंड में चर्चा है कि आस्पा कानून को जो है वहां पे बढ़ा दिया गया है। जब उस कानून को बढ़ा दिया जाता है तो इसी माध्यम से क्या होता है, वहां के लोगों का मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, सीमित हो जाते हैं। सेना विधि के प्रवर्तन के साथ ही मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं तथा नागरिक न्यायालय सिविल कोर्ट्स के स्थान पर सैन्य न्यायालय काम करने लगते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो वहां पर न्यायालय सिविल कोर्ट होती है, उनका कंसेप्ट भी खत्म हो जाता है, उनके मूल अधिकार भी जैसे नागालैंड को 6 महीने के लिए शांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, आस्पा लगाया गया, तो यही जो है कंसेप्ट वहां पर लगा है, ठीक है, दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, आंसर है आपका केवल एक। संसद चाहे तो क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके सेना विधि द्वारा दिए गए दंडों को नागरिकों को मुक्त कर सकती है, बिल्कुल। सेना विधि अनुच्छेद पे 352 ए के तहत घोषित आपात के समान होती है, नहीं, गलत है, ऐसा नहीं है। ये आर्टिकल 34-35 के तहत जो है होता है इसका कार्रवाई, तो गलत है, केवल एक सही है। 44वें संविधान संशोधन के संदर्भ में आपको ये स्टेटमेंट देना है, बड़ा सा क्वेश्चन है। कूट के माध्यम से आपको बताना है कौन क्या हुआ है। देखिए, इसके संदर्भ में पहले बता दे रहा हूँ, बड़ा सा क्वेश्चन है। आंसर पहले तो है आपका डी, यानी चारों स्टेटमेंट सही है। इसमें लिखा है अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति नहीं है कि अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित कर सके, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं कर सकते। 20-21 छोड़ के बाकी सभी हो सकते हैं, लेकिन 20-21 नहीं। अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं में सिर्फ तभी निलंबित किया जा सकेगा जब आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण देश की सुरक्षा, मतलब जब आर्टिकल 19 को समाप्त तब किया जा सकता है जब ये दो परिस्थितियां हुई हो, यानी कि आर्टिकल 352 का प्रयोग हो रहा हो। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई आपात घोषणा की स्थिति में अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। सशस्त्र विद्रोह को खत्म कर उसके लिए आपको सशस्त्र विद्रोह है उसमें आर्टिकल 19 नहीं समाप्त होता, उसमें समाप्त होता आपका बाकी इसको 19, 20, 21 बचे रहते हैं। आपात की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 358 केवल उन विधियों का संरक्षण प्रदान करेगा जिनका सीधा संबंध आपात की घोषणा के साथ हो, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही। लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है, कूट के माध्यम से इनका चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 100। तो क्या सही है? 1 और 2 दोनों सही हैं, ध्यान दीजिएगा। संसद मूल अधिकारों को संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, जैसा मैंने बताया आप लोगों को। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? निकाल के कानूनी अधिकार कर दिया गया मूल अधिकार से।
न्यायालय को यह तय करने की शक्ति है कि मूल अधिकारों में जो किया गया संशोधन है, संविधान के जो आधारभूत लक्षण हैं, उसके विरुद्ध है कि नहीं। तो बिल्कुल आर्टिकल 32 और 226 के माध्यम से न्यायालय को ये अधिकार दिए गए हैं कि न्यायालय तय करेगी कि जो मूल अधिकारों में संशोधन किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको कहीं तोड़ रहा हो या उसको क्षति तो नहीं पहुँचा रहा है। तो बिल्कुल एकदम दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ये 100 बेहतरीन क्वेश्चन लाने का प्रयास किया गया। तो हर सैटरडे संडे को आप लोगों को ये जो है सीरीज मिलेगी, हर सैटरडे संडे को 11 बजे सुबह आप लोग ज्वाइन करके सेशन को बढ़िया एक अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला प्राप्त कर सकते हैं, और बाद में हम लोग इसको हर टॉपिक के साथ अटैच करके भी आपको कराएंगे। तो डेली जो है 9 PM पर आपको करंट अफेयर का सेशन मिलता है, तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है सेशन। अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के भी मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक है मेरा, के माध्यम से उसको टच करके आप करंट अफेयर का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोफाइल फॉलो करके। ये टेलीग्राम ग्रुप है यूपी मंत्रा के नाम से, इसको ज्वाइन कर लें। PDF नोट्स और सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं आपको। लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब किया जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी क्लास के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 प्रयोग कीजिए, आपको 10% का ऑफ मिलेगा, और साथ साथ में ऑफर चल रहा है 12 महीने पे 2 एक्स्ट्रा महीने सब्सक्रिप्शन और 24 महीने पर 3 एक्स्ट्रा महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। तो इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए, मेरा कोड PS10 यूज करें और ये सभी सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।